अभी जो स्टार्टिंग में आपने इमेजेस देखी हैं इनको थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, पहले लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 3 अक्टूबर 2022। तो गाइस आज है तारीख 3 अक्टूबर 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है त्रिपुरा को, तो अच्छे से इसको मैप में देखना है, इसके आसपास कौन से स्टेट्स हैं उसको देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि UPSC प्रीवियस ईयर साल 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, लेकिन ये जो आर्टिकल्स आपको इस वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे वो लगातार न्यूज़ में रहते हैं, तो आप आराम से यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज़। यहाँ पर आपको 4 एरियाज़ के नाम दिए गए हैं, बंदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। फिर नीचे यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इन 4 एरियाज़ में से बताओ कौन कौन से एरिया टाइगर रिजर्व्स हैं। फिर नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 and 2 ओनली, ऑप्शन B 1 3 and 4 ओनली, ऑप्शन C 2 3 and 4 ओनली, या फिर ऑप्शन D चारों के चारों टाइगर रिजर्व्स हैं। तो इसका सही आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। जो थंबनेल पर आपने आर्टिकल देखा है ना, वो आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर भी आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। वो बेसिकली जो पिक्चर्स आपने देखी हैं वो हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया के अंदर फुटबॉल मैच चल रहा था, जैसे इंडिया में IPLs होते हैं वैसे इंडोनेशिया के अंदर ये फुटबॉल के मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। तो हुआ क्या, यहाँ पर एक टीम के हारने के बाद में दूसरे टीम के जो फैंस थे वो काफ़ी नाराज़ हुए और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत बड़ा वॉयलेंस हुआ। इनफैक्ट इंडोनेशिया के जो लोग थे वो सब आपस में भिड़ गए और बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है ये। शॉकिंग न्यूज़ इसलिए क्योंकि इस पूरे वॉयलेंस के अंदर, इस पूरे हिंसा में लगभग 174 लोगों की जान जा चुकी है। आप बिल्कुल सही नंबर सुन रहे हो कि एक फुटबॉल मैच के दौरान एक वॉयलेंस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से 174 लोगों की जान गई है और 300 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। आपने इन इमेजेस के थ्रू देख ही लिया होगा। कल ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में था, पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने बहुत सारे वीडियोस भी देख लिए होंगे। हालांकि मैं एक वीडियो यहाँ पर लगा सकता था, लेकिन यूट्यूब फिर उस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देता, इस वजह से मैंने वो लगाया नहीं। तो आपने देखा सिचुएशन कितनी ज़्यादा बदतर देखने को मिल रही है, वो इन सभी पिक्चर से नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पे जो पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह थी वो सब तोड़ दी गई हैं। और दुखद बात यार ये है कि लोग मैच देखने आए थे और इस हिंसा में लगभग 174 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जो भी बातें मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं वो सब बातें आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिल जाती हैं। ये वाला सेम आर्टिकल आज के पेज नंबर 12 पर भी है और फिर बीच में एक जगह पर और है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, सोचा आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया जाए। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे। क्या बात की जा रही है, देखो एक सर्वे कंडक्ट किया गया और उस सर्वे में बताया गया 62% जो रूरल हाउसेस हैं, यानी 62% जो गांव वाले घर आपको देखने को मिलेंगे, गांव के अंदर घर देखने को मिलेंगे, हम ये कह सकते हैं, उन घरों के अंदर टैप वाटर कनेक्शंस पहुंच चुका है, यानी कि पानी की टंकी का कनेक्शन पहुंच चुका है। कितने परसेंट रूरल हाउसेस के अंदर, 62% रूरल हाउसेस के अंदर। ऐसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया जा रहा है। अब ये बात कैसे बताई गई, तो एक सर्वे किया गया था और वो सर्वे किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के थ्रू। और इस सर्वे के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम अपने जल जीवन मिशन को आंकेंगे कि जल जीवन मिशन कितना ज़्यादा आगे काम कर रहा है। आपको पता होगा जल जीवन मिशन के बारे में, नहीं पता है तो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी सब कुछ पता चल जाएगा।
बोला ये जा रहा है कि अगर हम लोग देखें पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में तो अब की बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि जून के महीने में लगभग आप देखोगे 52% ऐसे रूरल हाउसेस थे, यानी कि 52% गांव के घर थे जहां पर ये टंकी का कनेक्शन पहुंचा हुआ था पूरे इंडिया के अंदर में। लेकिन ये नंबर 52 से बढ़कर 62% हो चुका है। ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि अब पूरे इंडिया में 62% जो रूरल हाउसेस हैं उनको बिल्कुल जो फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन है वो मिल चुका है, पानी की टंकी का कनेक्शन मिल चुका है, उनको प्रॉपर पानी मिल रहा है। फिर इसी आर्टिकल में मेंशन किया जाता है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, ये कुछ ऐसे एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे जहां पर 80% से ज़्यादा जो हाउस होल्ड्स हैं, जो घर हैं, वहां पे ये टंकी का कनेक्शन पहुंचा। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे राजस्थान, केरला, मणिपुर, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, यहाँ पर भी कनेक्शंस पहुँचे हैं, लेकिन कनेक्शंस काफ़ी लो लेवल पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी हम लोग अपने जल जीवन मिशन के तहत काम कर ही रहे हैं। हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, 100% तक यहाँ पर सभी घरों तक जो पानी पहुँचाने का टारगेट है वो जल जीवन मिशन में देखने को मिलेगा। तो ये सर्वे एक तरीके से हमारे जल जीवन मिशन को भी आंक रहा है। तो जल जीवन मिशन एग्जैक्टली क्या है, आओ हम लोग थोड़ा सा उसको समझते हैं, क्योंकि ये तो आपका करंट इशू हो गया। करना क्या है, इसको बैकग्राउंड पोर्शन से रिलेटेड करना है, ताकि जो क्वेश्चन बनता है, देखो वैसे भी आपने देखा होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन से बनते हैं। तो जल जीवन मिशन से आपसे क्वेश्चन पूछने की पूरी पॉसिबिलिटी नज़र आती है। जल जीवन मिशन क्या है समझेंगे। इस वाले आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया, क्योंकि सिलेबस के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे टॉपिक आपको 2 और 3 वाले पेपर में देखने को मिल जाते हैं। नाउ क्वेश्चन यह है कि जल जीवन मिशन है क्या, इसको कब लॉन्च किया गया था। बेसिक सी बात पता होनी चाहिए। सबसे पहली बार इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका फोकस ये था कि साल 2024 तक जो भी सारे गांव के अंदर घर आपको देखने को मिलेंगे वहां पे हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम टंकी का कनेक्शन पहुंचाएं और उस घर के अंदर हर एक व्यक्ति को हर रोज़ 55 लीटर्स ऑफ पानी मिल सके। ठीक है ना। तो इस मिशन का टारगेट क्या है, गांव के अंदर हर एक घर के अंदर हर एक व्यक्ति को हर रोज़ 55 लीटर पानी देने का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। 2024 तक हमें हर एक गांव के घर को कवर करना है इस जल जीवन मिशन के अंदर में। उसके बाद में जल जीवन मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। मकसद क्या है मैंने आपको बता दिया, वाटर कनेक्शन देना, एक अच्छी क्वालिटी का पानी देना, पीने योग्य जो पानी हो वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने का काम करता है। साथ ही साथ में इसका एक मकसद ये भी है जो गंदा पानी है उसको ट्रीट किया जाए, यानी कि उसको साफ़ किया जाए, साफ़ करने के बाद में उसको रीयूज़ किया जाए, ये भी यहाँ पर इसका एक एम रहता है। बाकी इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पर ना आप देखोगे इस जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, यानी बारिश का पानी कैसे हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को हम लोग कैसे रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे काम भी यहाँ पर करता है ये, ठीक है। या फिर जो वेस्ट वाटर है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो गंदा पानी है उसको कैसे हम लोग ठीक करके वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो सारे काम भी इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर में किए जाते हैं। तो ये इसका एक फीचर के तौर पर आप देख सकते हो। इम्प्लीमेंट की बात करें तो इसको लागू करने के लिए अलग अलग टीम्स लगा रखी हैं। आप देखोगे 10 से 15 मेंबर्स देखने को मिलेंगे, वेमेन मेंबर्स देखने को मिलेंगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोग देखने को मिलेंगे, आशा वर्कर्स देखने को मिलेंगे, आंगनवाड़ी टीचर्स देखने को मिलेंगी। वो सब मिलकर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करने के ऊपर थोड़ा सा जोर देते हैं। कमेटी वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है, वो प्रिपेयर करी गई है और उस कमेटी ने यहाँ पर वन टाइम विलेज एक्शन प्लान को प्रिपेयर किया है, ठीक है ना। तो कमेटी ने यहाँ पर एक पूरा का पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि कैसे हम लोग को पूरे गांव के अंदर ये काम करना है, किस प्रकार से इस मिशन को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये जो प्लान है ना, इसको अप्रूव किया जाता है ग्राम सभा के अंदर में, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन। बाकी फंडिंग पैटर्न बात करें तो जल जीवन मिशन में पैसा कैसे खर्चा जा रहा है, क्योंकि बिना पैसा खर्चे ये टंकी की पाइपलाइन पहुँचेगी नहीं घर तक, तो इसमें पैसा किस प्रकार से खर्चा जा रहा है। तो आप देखोगे सेंटर और स्टेट यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पर पैसा खर्च रही हैं। तो ये जो फंडिंग है ये दोनों के बीच में शेयर की जा रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे मान लो कोई हिमालयन एरिया है जो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर फंडिंग का पैटर्न अलग है। और इन एरियाज़ के अलावा जो बाकी हिस्से बच गए हमारे देश में, वहाँ पे फंडिंग का पैटर्न अलग है। सपोज़ यहाँ पे जो हिमालयन एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पे जो फंडिंग का पैटर्न है वो किस प्रकार से है कि जो केंद्र सरकार है वो 90% पैसा खर्चेगी, और यहाँ की जो सरकारें हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की राज्य सरकारें हो गई, हिमालयन स्टेट्स की राज्य सरकारें हो गई, तो वो 10% खर्चेंगी। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। बाकी जो एरियाज़ बच गए, बाकी सारी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हो गई, वहाँ पर आप देखोगे 50:50 का रेशियो रहता है। ठीक है ना, मतलब बाकी सारी स्टेट्स के लिए 50:50 का रेशियो रहता है, यानी 50% राज्य सरकार खर्चेगी और 50% केंद्र सरकार खर्चेगी। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इन यूनियन टेरिटरीज़ में, क्योंकि यूनियन टेरिटरी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ रही हैं, तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बेसिकली 100% पैसा खर्चता है यूनियन टेरिटरी के अंदर में। तो इस प्रोजेक्ट को जब हम लोग लगा रहे हैं, मान लो हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लगेगा पहले, तो उसमें फंडिंग पैटर्न 90:10 का रहेगा, और अगर बाकी सारे स्टेट्स के अंदर लगाएंगे तो 50:50 का रहेगा, और यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर 100% पैसा केंद्र सरकार के थ्रू खर्चा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। समझ में आ गई बात। अब जल जीवन मिशन का अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक रहा है, मेंशन किया गया। देखो अभी तक हमारे पास में जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाओगे तो जून 2022 तक का डेटा आपको देखने को मिलेगा। 10 जून 2022 तक देखोगे तो लगभग 9.65 करोड़ घरों को कवर कर लिया गया है। हमारे पूरे देश में इतने घरों तक ये जो टंकी का कनेक्शन है वो पहुँचा दिया गया है। और गोवा, तेलंगाना और हरियाणा ने 100% टैप कनेक्टिविटी को अचीव कर लिया। यहाँ पे 100% घरों तक ये टंकी का कनेक्शन पहुँच चुका है। बाकी कुछ यूनियन टेरिटरीज है जैसे पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी 100% टैप कनेक्शन पहुँच चुका है। ये तो आपने ऊपर देखा, ये तो स्टेट्स थे, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, ये आपको यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगी जो कि अभी मैंने आपको बताई। तो इन दोनों के अंदर ही, यानी इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 100% वाटर कनेक्शन पहुँचा। उसके बाद में अभी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा वाटर कनेक्शन पहुँच चुका है। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, वो है पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार। देन कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे कम कवरेज देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको आर्टिकल में बताया भी था। तो कवरेज सबसे कम कहाँ कहाँ पर है, तो उसमें आ जाता है राजस्थान, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, देन उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। ये आपको जल जीवन मिशन का पूरा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पर स्थिति है वो तक हम लोगों ने जान ली है लेटेस्ट डेटा के साथ में। तो ये हमने डिस्कस किया है जल जीवन मिशन रूरल के बारे में, जो गांव वाले एरियाज़ के लिए आया गया था। बाकी आपको जल जीवन मिशन अर्बन भी देखने को मिलेगा, शहर वाले एरिया के लिए बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। जो साल 2021-22 का बजट था उसके अंदर इसको लेकर आया गया था, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसको यहाँ पर आप लोग ऐसे स्किप कर सकते हो। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया सारा मुद्दा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दुर्गा अष्टमी की सभी लोगों को शुभकामनाएं। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया, लेकिन अब जब मैं आ रहा था यहाँ पर दूसरा मतलब चीज़ अनाउंस करने के लिए, तो उससे पहले यहाँ पे मुझे ये पिक्चर मिला। तो सभी लोगों को यहाँ पर दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं। आप लोगों का जो त्यौहार है वो बहुत अच्छे से आप लोग मनाओ, हमेशा खुश रहो। अब देखो साथ ही साथ में करना क्या है, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है 5K+ लाइक्स का, उसको आप लोग यहाँ पर अचीव करवा सकते हो। ठीक है ना, तो एक काम करना है, इसको प्रेस कर देना। साथ ही साथ में कमेंट भी ज़रूर करना, कमेंट से एंगेजमेंट बढ़ता है। काफ़ी सारे लोगों की प्रोफाइल्स मुझे मतलब याद हो चुकी है, उनकी प्रोफाइल के मतलब आप चेंज मत करना, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की जो प्रोफाइल है दिमाग में छप चुकी है। साथ ही साथ में जो नाम है काफ़ी सारे याद आ चुके हैं, तो फिर आप लोग कोशिश करा करो कि कमेंट रेगुलर किया करो ताकि एक एंगेजमेंट बना रहे। साथ ही साथ में इंस्टाग्राम पे मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। नाउ आज का एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सा आर्टिकल है, ये दूसरे न्यूज़पेपर से लिया गया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने हाइपर लूप के बारे में सुना होगा, काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को अभी तक नहीं पता होगा ये हाइपर लूप एग्जैक्टली क्या है। देखो करेंट टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे किया जाता है, हवाई जहाज़ से किया जाता है ना, पानी के जहाज़ से किया जाता है, रोड से किया जाता है, रेलवे से किया जाता है। तो ये हमारे पास में ऑलरेडी 4 तरीके हैं यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। लेकिन आप कहोगे इसके अलावा और कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, रोड हो गया, रेलवे हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, पानी का रास्ता हो गया, इसके अलावा और कौन सा रास्ता हो सकता है? कोई रास्ता है नहीं। लेकिन 5वां आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी देखने को मिलेगा। वो जो 5वां मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो है हाइपर लूप।
लेकिन ये जो हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट है ये पिछले कुछ समय में थोड़ा सा दबता हुआ नज़र आया। एक समय पर हाइपर लूप वाले इस कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी और पिछले साल यानी साल 2021 में लास वेगास के अंदर इस हाइपर लूप को चलाया गया था। ये हाइपर लूप एग्जैक्टली क्या है मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। मैं आप लोगों को एक आध पिक्चर दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये मुद्दा इंटरेस्टिंग लगने लगे। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लोग हाइपर लूप बोलते हैं। ये काम कैसे करेगा मैं बहुत आराम से कोशिश करूँगा कि आपको बिल्कुल जो एकदम सिंपल भाषा होती है ना उसमें समझा दूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको ये कवरेज में देखने को मिलने वाला है आने वाले टाइम पर। पहले मैं आपको थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। देखो, यह जो हाइपर लूप है ना ये हमारा एक ट्रांसपोर्टेशन ड्रीम है। पिछले 150 सालों से हम लोग वेट कर रहे हैं कि हाइपर लूप चल पाए पूरे दुनिया भर में। कुछ कंट्रीज़ ने हाइपर लूप यहाँ पर थोड़ा बहुत टेस्टिंग के तौर पर स्टार्ट किया है। और थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि इस हाइपर लूप के अंदर अगर आप बैठ गए तो बताएं ये कितनी स्पीड से चलेगा। इसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 1200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। आप इमेजिन कर सकते हो, यानी कि अगर हम लोग बोलें तो आप जम्मू से दिल्ली मतलब कुछ चंद मिनटों में आ जाओगे। तो ये स्पीड आपको यहाँ पर इस हाइपर लूप की देखने को मिलती है, ठीक है। तो 150 सालों से ये एक ड्रीम रहा है इस ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। 1870 यानी 1870s में एक टेस्ट सिस्टम लेकर आया गया था जहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तब से हम लोग यहाँ पर हाइपर लूप की चर्चा कर रहे हैं। फिर 2010 में आप देखोगे कुछ एक नया इम्प्रूव्ड वर्जन लेकर आया गया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है। वो क्या इस्तेमाल हो रहा है आगे मैं आपको आगे बताऊँगा, डोंट वरी। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं ना उन्होंने बहुत सारा पैसा उठाया हाइपर लूप सिस्टम को बनाने के लिए। इंडिया के अंदर भी इस प्रोजेक्ट को लगाना था, लेकिन आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर लगना था, लेकिन बाद में यहाँ पर महाराष्ट्र ने इसको मना कर दिया था कि काफ़ी सारा पैसा खर्चा होगा। तो उद्धव ठाकरे जी की सरकार ने यहाँ पर इसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया था, है ना। ये वहाँ पर आपको इशू देखने को मिला था उस समय पर। फिर उसके बाद में इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी जगह पर जो हमारे IITs हैं उन्होंने यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर काफ़ी सारी टेस्टिंग करी है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। यानी ये जो हाइपरलूप ट्यूब है ना इसका एक पूरा प्रॉपर जो टेस्ट अभी तक देखने को मिला वो है लास वेगस के अंदर, और ये टेस्ट हुआ था मई 2021 में, यानी पिछले साल ये हुआ था। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बूस्ट जो मिला, यानी हाइपरलूप के बारे में पहले सिर्फ चर्चा होती थी, लेकिन बाद में जब लोगों के अंदर इसके बारे में बूस्ट मिला, लोग यहाँ पर इसको बनाने के लिए आए आगे, तो बेसिकली वो सारा बूस्ट मिला है वर्जिन हाइपरलूप की वजह से। साल 2020 में नवंबर के मंथ में जो वर्जिन हाइपरलूप है उस समय यह हाइपरलूप 1 के नाम से जाना जाता था। तो ये बेसिकली पहली कंपनी बनती है जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, लोगों को यहाँ पर मूव करवाती है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद से यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ने अपना बूस्ट पकड़ लिया और बहुत सारी जगह पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज के टाइम पर बहुत सारे लोग पैसा खर्च रहे हैं इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट करेंट टाइम पर यानी आज की सिचुएशन में इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की चर्चा थोड़ी सी कम हो रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है दबता हुआ नज़र आ रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, यानी कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कुछ चैलेंजेस, कुछ परेशानियां नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर ये आपसे पूछा भी जा सकता है क्या चैलेंजेस हैं हाइपर लूप के अंदर, क्यों इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या आपको यहाँ पर इश्यूज़ देखने को मिलते हैं इसके अंदर, तो ये बातें पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले समझते हैं सर हाइपर लूप आखिरकार होता क्या है। देखो, अब यहाँ पर हाइपर लूप समझने से पहले आपको 2 बातें जाननी होंगी। वो बातें क्या हैं? सबसे पहली बात, देखो कभी भी अगर हम लोग बात करें तो कोई भी चीज़ चल रही है ना तो उसमें 2 चीज़ों का रोल होता है। एक होता है एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और दूसरा होता है फ्रिक्शन। कहोगे सर इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस प्रकार से यहाँ पर ये एक तरीके से सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है, ठीक बात हो गई। अब सपोज़ यहाँ पर एक गाड़ी है जिसका शेप आगे ऐसा है, ठीक है ना, एक गाड़ी है जिसका शेप आगे आपको बिल्कुल ऐसा रेक्टेंगल से देखने को मिलेगा। अब ये गाड़ी जो है चल रही है सरफेस पर, आगे चल रही है, तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ताकत क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि जैसे जैसे आगे गाड़ी चलेगी ये यहाँ पर हवा इसके ऊपर इसको रजिस्ट कर रही होगी, यानी आगे से हवा लग रही होगी। आपने देखा होगा कार के अंदर बैठे हो, गाड़ी के अंदर बैठे हो, सर बाहर निकालो, हाथ बाहर निकाल लो, तो वो पीछे की साइड भाग रहा है क्योंकि हवा का रेजिस्टेंस लग रहा है। तो ये जो गाड़ी आगे भाग रही है ना, इसको हवा रोक रही है। और अगर चकोर शेप में होगी, ये इस प्रकार से शेप होगा, तो इसको और एनर्जी चाहिए होगी हवा को
पुश करते हुए आगे बढ़ने के लिए। इसी वजह से आपने जो बुलेट ट्रेन्स देखी हैं, बुलेट ट्रेन्स इस प्रकार से शेप में आपको देखने को मिलती हैं, है ना। बुलेट ट्रेन्स को इस प्रकार से शेप में क्यों बनाया गया? क्योंकि जो हवा है ना, क्योंकि बुलेट ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा है और ये हवा स्पीड को कम कर देगी। अगर ये इस प्रकार से गाड़ी होगी, इस प्रकार से शेप होगा, तो हवा की स्पीड जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा धीमी कर देगी और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए होगी। इस वजह से बुलेट ट्रेन का शेप ऐसा बनाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो जो हवा का रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा नहीं। तो हवा जो बुलेट ट्रेन है उसको बहुत कम तरीके से रोक पाएगी। बुलेट ट्रेन की स्पीड इस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपने देखा एयर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जो भी मूवमेंट है उसमें एयर रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ, इस वाले पिक्चर से आप समझ पाओगे। सपोज़ यहाँ पर नीचे एक सरफेस है और यहाँ पर इस बॉक्स को रख दिया गया है, इस डब्बे को रख दिया गया है और आपसे कहा जाए इस डब्बे को चलो खिसकाओ, आगे बढ़ाओ, और आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से पुशिंग फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ से पुश कर रहे हो आगे। अब यहाँ से पुश करोगे ये डब्बा आगे बढ़ेगा, लेकिन नीचे सरफेस पर फ्रिक्शन लग रहा है और ये फ्रिक्शन ये पीछे की साइड में लग रहा है, आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है। यानी कि जो भी यहाँ पर ऊपर डब्बा है इसका जितना बड़ा सरफेस होगा, जितना बड़ा सरफेस से ये टच हो रहा होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। मतलब ये जितना बड़ा हिस्सा आप देख पा रहे हो ये सरफेस से लग रहा है, नीचे सरफेस है और ये ऊपर आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का जितना बड़ा हिस्सा सरफेस से लग रहा होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो आप कहोगे सर अभी भी समझ में तो आ रहा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो देखो वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब सपोज़ यहाँ पर इस चकोर की बजाय अगर मैं यहाँ पर सर्कल बना दूँ, टायर बना दूँ, गोल बना दूँ, तो आप इस डब्बे को पुश करने में आपको आसानी होगी या इस वाले टायर को पुश करने में आसानी होगी? तो आप कहोगे ऑब्वियस ये बात है इसको पुश करने में आसानी होगी। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है क्योंकि इसका देखो जो हिस्सा है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है और यहाँ पे आप देखो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है। इस वजह से आपने यहाँ पर गोल गोल टायर देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा है। यानी फ्रिक्शन भी क्या करता है, स्पीड को रोकता है। तो एक तो एयर रेजिस्टेंस है, हवा भी स्पीड को रोक रही है और फ्रिक्शन भी स्पीड को रोक रही है, स्पीड को कम कर रही है। और इस एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर हो गई सारी बातें? सारी बातें आपको समझ में आई बहुत आसान से। चलो जी आगे आते हैं। अब कहोगे सर इन सब चीज़ों का कनेक्शन हाइपर लूप से क्या है? देखो हाइपर लूप के अंदर ना ही एयर रेजिस्टेंस होगा और ना ही फ्रिक्शन होगा, ये दोनों चीज़ें ख़त्म कर दी जाएंगी यहाँ से। यही तो मुद्दा है, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, मतलब अपने आप में एक सुपर स्पीड यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि ना ही यहाँ पर हवा इसको रोक पाएगी और ना ही यहाँ पर फ्रिक्शन रोक पाएगा। तो आप कहोगे क्या हवा में चलेगा ये क्या? अब इसको समझते हैं। हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पर आपको ये ट्यूब देखने को मिलेगा। ये ट्यूब दिख रहा है, इस प्रकार से यहाँ पर ये पिलर्स लगाने के बाद में ये ट्यूब बिछाया जाएगा और इस ट्यूब के अंदर इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है ना पॉड चलाया जाएगा। इस पॉड के अंदर ही लोग बैठे हुए होंगे, ठीक है ना। ये ट्यूब आपको देखने को मिलेगा, पूरा ट्यूब है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर दिखाया गया, ये पॉड है। ये पॉड इस ट्यूब के अंदर चलेगा, ठीक है ना। ये जो पॉड है ना, ये जो पॉड यहाँ पे, पॉड का मतलब आप कोच कह सकते हो, जिसके अंदर लोग बैठे होंगे, 22-23 लोग बैठे होंगे। तो ये किसके अंदर चलेगा? इस ट्यूब के अंदर में चलेगा ये वाला पॉड। ठीक बात हो गई। आगे आते हैं। ये आप लोग एक और पिक्चर देखो, इस प्रकार से यहाँ पर ट्यूब बिछा दिया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इसको एक ब्रिज वाले पुल पर इसका पुल बनाया जाएगा, उस पर ये पूरा ट्यूब बनाया जाएगा, उसके अंदर ये पॉड चला करेगा। उसके अंदर यहाँ पर इसमें लोग जो है ना इस पॉड में बैठकर ट्रैवल किया करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये है बेसिकली हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट। तो आप कहोगे सर अभी आपने एयर का मुद्दा बताया था, आपने यहाँ पर अभी फ्रिक्शन के बारे में बताया, तो वहाँ पे क्या लेना देना है? अब इस बात को समझना। देखो होगा क्या ना कि इस पर्टिकुलर हाइपर लूप में एक चीज़ बताई जाती है, वो यह है कि इसमें आपको वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ देखने को मिलेगा। वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ देखने को मिलेगा मतलब यह है कि साइड से वैक्यूम ट्यूब लग जाएगा, यानी कि इस ट्यूब में से जितनी भी हवा है वो सब खींच ली जाएगी। यानी कि इस ट्यूब के अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी हवा होगी, मतलब 90% हवा तो इसके अंदर से निकाल ली जाएगी, 10% हवा इसके अंदर रहेगी। फिर से बोल रहा हूँ, इस ट्यूब में से 90% हवा निकाल लेंगे, 10% हवा इसके अंदर रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हवा की वजह से स्पीड कम हो जा रही है, तो हवा तो यहाँ से ख़त्म कर दी गई है ना, हवा इस ट्यूब से निकाल दी गई, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप कहोगे सर दूसरा फ्रिक्शन, देखो यहाँ से फ्रिक्शन भी ख़त्म कर दिया गया। कैसे?
क्योंकि अगर आप लोग चुंबक को देखते हो, मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट का अगर आप लोग नॉर्थ और साउथ अगर मिलाने की कोशिश करो तो क्या वो मिल जाएगा? तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिल जाएगा। क्योंकि आपने सपोज़ यहाँ पे दो चुंबक लिए हैं, ठीक है ना। हर एक चुंबक का दो दो साइज़, मतलब दो तरफा देखने को मिलता है इसका, एक साउथ होता है एक नॉर्थ होता है ना। तो सपोज़ यहाँ पर एक चुंबक ये है और एक मैग्नेट ये है। यहाँ पर आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पर साउथ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर साउथ देखने को मिलेगा, यहाँ पर नॉर्थ देखने को मिलेगा। तो मैं आपसे कहूँ क्या ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे? बिल्कुल चिपक जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ जो यहाँ पर जो अलग अलग पोल्स हैं ना, वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब कोई चुंबक आपको, कोई मैग्नेट ऐसी देखने को मिलेगी जहाँ पर सपोज़ आपने ये दोनों पलट दिया, नॉर्थ नॉर्थ साथ में मिला रहे हो, जब आप लोग नॉर्थ नॉर्थ साथ मिलाओगे तो मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे को पीछे फेंक देंगे। इसी प्रकार से अगर साउथ साउथ साथ में मिलाओगे तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो सेम पोल्स आपको देखने को मिलेंगे वो रेपल्शन वहाँ पे देखने को मिलता है, ये दोनों आपस में पीछे फेंक देते हैं एक दूसरे को। जब आप लोग नॉर्थ नॉर्थ मिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगा, साउथ साउथ मिलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ मिलाओगे तो ये आपस में चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये जो हाइपर लूप है ना, इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया गया? इसमें चुंबक का इस्तेमाल किया गया है, मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। और वो जो मैग्नेट है यहाँ पे दोनों पोल को सेम रखा गया है। जैसे यहाँ पर आपने इसको देखा, ठीक है ना, हाइपर लूप को देखा। हाइपर लूप को जो आपने देखा, इसके अंदर जो ये पॉड है ना, जो ये कोच है, इस कोच के बाहर यहाँ पर क्या लगा हुआ है? नॉर्थ साइड यहाँ पर ये मैग्नेट का यूज़ किया गया है। और इस ट्यूब के अंदर की साइड में, इस ट्यूब के अंदर की साइड में भी क्या यूज़ किया गया है? नॉर्थ यूज़ किया गया है, नॉर्थ मैग्नेट का यूज़ किया गया है। तो इससे क्या होगा? इससे जो ये आपको पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिल रहा है, ये जो पूरा का पूरा पॉड देखने को मिल रहा है, ये हवा में रहेगा। क्यों? मैंने आपको बताया, नॉर्थ नॉर्थ नहीं चिपकेगा, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेगा, है ना। तो यहाँ पर इस अंदर से ट्यूब के अंदर भी यहाँ पर नॉर्थ साइड का मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ साइड देखने को मिलेगा। और इस जो ये आपको पॉड देखने को मिल रहा है, इसके बाहर भी आपको नॉर्थ देखने को मिलेगा। तो इसको हवा में रखने का काम करेगा, क्योंकि ये कहीं पर भी चिपकेगा नहीं। तो ये क्या करेगा? ये हवा में तैरेगा। ठीक बात हो गई। यानी कि अब सरफेस पर ये नहीं है, और यानी कि सरफेस पर नहीं है तो उसका मतलब फ्रिक्शन खत्म हो गया। क्योंकि सरफेस पर जब कोई चीज़ रखी जाएगी तभी तो फ्रिक्शन लग रहा होगा सरफेस की से, तब आपको थोड़ी सी एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। लेकिन अब ये हवा में तैर रहा है, हवा में तैर रहा है तो आप हल्का सा झटका ही मारोगे तो ये आगे तक भाग जाएगा, बहुत दूर तक, है ना। तो ये काम आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से एयर रेजिस्टेंस भी ख़त्म कर दिया गया और फ्रिक्शन भी ख़त्म कर दिया गया। और एक बात ध्यान रखना, ऐसे ही आप लोगों ने एयरप्लेन्स के अंदर देखा होगा, एयरप्लेन की जो स्पीड है ना, वैसे तो एयरप्लेन की स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा के देखने को मिलेगी, तो एयरप्लेन से भी दुगनी स्पीड आपको देखने को मिल जाती है इस हाइपरलूप की। ये इतना ज़्यादा फास्ट नज़र आएगा। तो आप कहोगे कि सर इसके अंदर जब हवा नहीं रहेगी इस ट्यूब के अंदर, तो लोगों को सांस कैसे आएगी? देखो ये जो पॉड है ना, इस पॉड के अंदर तो हवा रहेगी, पॉड के अंदर हवा भर दी जाएगी, जैसे एरोप्लेन में होता है। एरोप्लेन के अंदर एयर भर दी जाती है ना, तभी तो आप सांस ले पाते हो। वैसे यहाँ पर पॉड के अंदर हवा रहेगी, लेकिन ये जो ट्यूब रहेगा, इस ट्यूब से सारी हवा को खींच लिया जाएगा। वैक्यूम लगाने के बाद में, यहाँ पर वैक्यूम लगा होगा, इससे क्या होगा? सारी हवा को सक कर लिया जाएगा, खींच लिया जाएगा। तो 10% हवा यहाँ पर रहेगी, बाकी सारी हवा यहाँ पर आप कह सकते हो नहीं रहने वाली है, जिसकी वजह से इसको स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी, ना हवा है ना फ्रिक्शन है, और ये चलेगा बिंदास। ये बेसिकली यहाँ पर हाइपर लूप टेक्नोलॉजी इस प्रकार से काम करती है, तो ध्यान रखना। ठीक बात हो गई, ये मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि जो ट्यूब है बहुत बड़े साइज़ का होगा, और आप कहोगे इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दी जाएंगे। देखो इस ट्यूब के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर सोलर पैनल लगा दिया गया है, सन की एनर्जी जनरेट हो रही होगी, सोलर एनर्जी से यहाँ पर ये सोलर पैनल चार्ज होगा, उससे यहाँ पर ये ट्रेनें चल पाएंगी, सॉरी ये हाइपरलूप चल पाएगा। क्लियर बात हो गई। और आप कहोगे चलो दिन में तो सोलर एनर्जी से चल जाएगा, ये रात में तो बैटरी के अंदर वो सोलर एनर्जी स्टोर कर ली जाएगी, रात में उससे चल जाएगा वो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हाइपरलूप काम करता है। समझ में आ गई बात? ये आपको पिलर्स देखने को मिलेंगे, सोलर पैनल्स देखने को मिलेंगे, ये सारे मुद्दे आपने देख लिए हैं। स्पीड मैंने आपको बताई दी है, एरोप्लेन से भी ज़्यादा स्पीड आपको इस हाइपरलूप की देखने को मिल जाती है। ज़री सी देर में ये बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करवा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। जो वैक्यूम ट्यूब होगा वो एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर लो प्रेशर होगा, यानी कि वहाँ से सारी हवा खींच ली गई होगी, उसमें कोई भी हवा होगी नहीं, 10% के आसपास हवा होगी। हाइपरलूप को इंडिया में बनाया जा रहा था, बट यहाँ पर कुछ डाउट वगैरह क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आगे।
क्लियर बात हो गई। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी है। इसके अंदर जो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा वो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे ट्यूब के ऊपर सोलर पैनल्स बिछा दिए जाएंगे और उस सोलर पैनल्स की मदद से वो जो ट्यूब है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। तो हाइपर लूप क्या है पूरा का पूरा, आई होप आप लोग ज़िंदगी भर याद रखोगे। लेकिन ये तो आपने टेक्नोलॉजी समझ ली है। अब बताओ ये कि इसमें इशू क्या है, आर्टिकल में इशू क्या बताया जा रहा है। देखो, इशू ये बताया जा रहा है कि हाइपर लूप को लगाने में फर्स्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट ना भरपूर मात्रा में लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत लंबा लंबा आपको पुल बनाने पड़ेंगे, है ना, उसमें पैसा खर्चना पड़ेगा। पूरी टेक्नोलॉजी को बनाने में इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है। और हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर कि भैया पोल्यूशन कम कर लिया जाए। हाइपर लूप से पोल्यूशन पूरी तरह से कम हो सकता है। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस साथ में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एडवांटेज के अंदर पहला एडवांटेज ये देखने को मिलेगा, इससे पोल्यूशन काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा, पोल्यूशन का नाम और निशान नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ आप देखोगे इसके अंदर, मतलब इसकी जो दिक्कत है, डिसएडवांटेज ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है, बहुत खर्चा आएगा इसके अंदर। दूसरा एक डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, यहाँ पर पेड़ वगैरह भी काटने पड़ सकते हैं। जो भी एरियाज़ के रास्ते में आएगा, जंगल वगैरह आएगा, वो सब काटना पड़ सकता है, क्योंकि इस ऊपर पुल से इसको गुजारना पड़ेगा और ये इसका रास्ता भी सीधा होना चाहिए, है ना। ये यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका अब एडवांटेज कवर करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो एनर्जी है उसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, नहीं तो बाकी सारे हमारे जो भी व्हीकल्स उसमें एनर्जी का उपयोग होता है। तो बोला यह जा रहा है कि हमने जो अपना फोकस है ना वो थोड़ा सा आज के टाइम पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ा दिया है। लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हाइपर लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। हाइपर लूप वाला कॉन्सेप्ट थम सा गया है, रुक सा गया है। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा होनी ही बंद हो गई थी, ऐसा भी यहाँ पर बोला गया। क्लियर हो गया। तो ये आपने समझ लिया होगा हाइपर लूप क्या है, और इसको याद रखना हमेशा क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप सोच रहे होंगे सर समझ में तो आ गया, हम लिखेंगे कैसे। पीडीएफ में जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिखित में भी प्रोवाइड करवा दिया है। हाइपर लूप टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपको नया मोड देखने को मिलेगा, नया तरीका देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन का, कैसे काम करता है ये मैंने आपको बताया। एक मैग्नेटिक लेविटेशन है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया मैग्नेट का काम, ठीक है ना, कि जो पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, रेपेल करते हैं, वो मैंने आपको बताया। वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको देखने को मिलेगी। एडवांटेज क्या है, फ़ायदा यह है कि स्पीड बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना, कोई शोर शराबा नहीं होगा, फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, ये सारे एडवांटेज हैं। चैलेंजेस में अगर आप लोग देखोगे तो चैलेंज में मैंने आपको वो बता दिया है कि इसको बनाने में बहुत पैसा खर्चा जा सकता है, ये इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिलेगा। लेकिन पैसा एक ही बार में खर्चा जाए तो सही है, मतलब एक ही बार में खर्चा जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लंबे समय तक मेंटेनेंस की भी आवश्यकता नहीं है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं इस हाइपर लूप के अंदर किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। चलो नाउ अभी यहाँ पर एक दो छोटे छोटे आर्टिकल्स और हैं, उनको भी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन को करेंगे। आज के एडिटोरियल्स सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो हम लोगों को पहले ये कवर करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग बाकी कुछ इंपॉर्टेंट छोटे आर्टिकल्स हैं उनका कवरेज करेंगे। तो आपको पता होगा हमेशा एडिटोरियल डिस्कशन से पहले हम लोग लेते हैं पहले एक मेंस का क्वेश्चन। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, मेंस का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। क्वेश्चन बोलता है एग्जामिन हाउ क्लाइमेट चेंज इज़ अफेक्टिंग मैंग्रोव सिस्टम ऑफ सुंदरबन। सुंदरबन का जो मैंग्रोव सिस्टम है उसको क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे आपको इसको बताना है, इसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ तरीके बताने हैं कि कैसे हम लोग इन चैलेंजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जो भी परेशानियाँ हो रही हैं, जो भी सुंदरबंस के अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है वो आपको बताना है 250 शब्दों में। और 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मीन्स आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना, आपको वहाँ पर मिल जाएंगे 32,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स सब साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं जो कि आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर सबमिट कर सकते हो। और एक काम ज़रूर से करना, जब भी आंसर लिखकर सबमिट करो तो कोशिश ये करा करो कि आप लोग एटलीस्ट दो आंसर्स को रिव्यू कर लो। आप देखते हुए आओ, जिसका आंसर रिव्यू हो गया है, लेकिन बाकी जो आंसर्स आप उनको कोशिश करा करो आप रिव्यू कर सको, रिव्यू करके अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सको। इससे फ़ायदा आपको भी होगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग कलेक्ट कर पाओगे जो कि आपके पास नहीं अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ में सामने वाले की आप मिस्टेक्स बता पाओगे कि हाँ यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो ग्रुप काम कर रहा है, तो आप भी जाकर मेक श्योर करना कि ज़रूर से ज्वाइन हो जाओ वहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं अब इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। देखो एडिटोरियल आज सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं, तो डिटेल से हम लोग एक एक करके सारे एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। जो मेंस का क्वेश्चन है ना, इसका भी एडिटोरियल हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना होना। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है उस पर्टिकुलर एडिटोरियल का तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन
जैसे आप लोग ये पहला वाला एडिटोरियल देख पा रहे होंगे, ये आर.के. विज साहब ने लिखा है, एक फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के। तो मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एडिटोरियल के जो राइटर हैं उनका नाम ध्यान रखना आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और आपको ध्यान रखना भी नहीं है, ठीक है। अब ये बेसिकली एडिटोरियल के अंदर किस बारे में चर्चा करते हैं, ये बात करते हैं बच्चों को जो सरेंडर किया जाता है या बच्चों को अमेंडन किया जाता है उसके बारे में। यानी कि कुछ पेरेंट्स जो है ना, उनके अंदर क्षमता नहीं होती है बच्चे को पालने की, तो वो बच्चे को कहीं पर भी छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को कहीं पर भी पब्लिक के अंदर छोड़कर चले गए। तो वो वैसी वाली जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वो ना करने के बजाय पेरेंट्स को क्या करना चाहिए वो यहाँ पर इस एडिटोरियल में ये राइटर बोलते हैं। तो कुछ अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ अच्छा डेटा मिल जाएगा आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली बात देखो यहाँ पर होता क्या है, ये आर्टिकल क्यों लिखा गया, क्योंकि पिछले महीने की बात है, तमिलनाडु के अंदर 2 साल की यहाँ पर एक लड़की होती है और वो 2 साल की लड़की सरकारी बस के अंदर बैठी हुई मिली। वो रो रही होती है सरकारी बस के अंदर बैठी हुई। अब उस लड़की को यहाँ पे वो जो बस वाले हैं वो पुलिस स्टेशन को हैंड ओवर कर देते हैं, यानी पुलिस स्टेशन तक उस लड़की को पहुँचा देते हैं। और वो जो पुलिस स्टेशन है वो CCTV कैमरे की मदद से उसकी मदर तक पहुँचता है, उसकी माँ तक पहुँचता है। और जब माँ से पूछा गया कि आपने अपने बच्चे को क्यों छोड़ दिया है इस सरकारी बस के अंदर ऐसे ही, तो मदर ने यहाँ पर ये बोला कि मेरी लड़ाई हो चुकी है हस्बैंड के साथ में, है ना, हस्बैंड के साथ में लड़ाई हो चुकी है और इसी चक्कर में मैं यहाँ पर नहीं पाल पा रही हूँ और इस चक्कर मैंने अपनी बच्ची को छोड़ दिया था बस के अंदर में। मतलब जानबूझ के यहाँ पर अमेंडन कर दिया गया था, त्याग दिया गया था उस माँ के थ्रू। और ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए। तो ये तो यहाँ पर इन्होंने राइटर ने पहला केस बताया। इन्होंने बोला दूसरा इंसिडेंट अब की बार जुलाई में देखने को मिला था। जुलाई में क्या हुआ कि लगभग आप कह सकते हो कि 2 सप्ताह का लड़का था, वो उसको यहाँ पर जो चाय का ठेला होता है वहाँ पर एक तरीके से छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद में जो लोग थे उन्होंने देखा उसको और वो जो लोग हैं वो पुलिस स्टेशन तक पहुँचे उस लड़के को लेकर, और उसके बाद में यहाँ पर पुलिस अलर्ट हुई इस पूरे मुद्दे को लेकर। और फिर वो जो लड़का है यानी कि छोटा सा बच्चा, मतलब ये पैदा ही हुआ वो बच्चा है, उसको फिर एक मेडिकल केयर दिया गया, लेकिन उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो नहीं मिल पाए। तो ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है कहीं ना कहीं। इस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको अबेंडन किया जा रहा है, उनको त्याग दिया जा रहा है घर से, उनके पेरेंट्स यहाँ पर त्याग दे रहे हैं, इस प्रकार की सिचुएशन नज़र आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो रिपोर्ट्स हैं ना उसमें बताया ये गया है कि जो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, तुरंत ही पैदा होते हैं, उसके कुछ टाइम बाद कुछ बच्चे कूड़े के ढेर में मिल रहे हैं, डस्टबिन में मिल रहे हैं, ठीक है, झाड़ियों में मिल रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडिया के अंदर बिल्कुल कॉमन है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं। काफ़ी सारे बच्चे आपको रिलीजियस वर्शिप जगह पर यानी टेंपल, मंदिर पर और भी बहुत सारे जो भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इन बच्चों को यहाँ पर पेरेंट्स लाकर छोड़ दे रहे हैं। तो बोला ये जा रहा है कि ये सिचुएशन कहीं ना कहीं थोड़ी सी खतरनाक होती जा रही है और ये सिचुएशन बहुत कॉमन हो चुकी है, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर राइटर ने बोला कि यहाँ पर एक NCRB का डेटा है। किसका? NCRB का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। NCRB का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने ये बोला कि 709 यानी कि 709 क्रिमिनल केसेस देखने को मिलेंगे इस अमेंडमेंट को लेकर। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी 12 साल से कम उम्र थी, उन बच्चों को त्याग दिया गया और उस पर्टिकुलर इशू से संबंधित 709 के आसपास केस दर्ज हुए थे साल 2021 में IPC के सेक्शन 317 के तहत। तो वो एक इशू देखने को मिलेगा कि मतलब इतने केस तो दर्ज हुए थे इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो यहाँ पे बोला जाता है कि देखो अगर कोई भी चीज़ इस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई भी मुद्दा यहाँ पर इस बच्चे को त्यागने से, अबेंडन से, सरेंडर करने से रिलेटेड है, फिर इस प्रकार के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। देखो यहाँ पे क्या है ना, एक तरफ आपने देखा है अबेंडन, एक आप वर्ड सुन रहे हो अबेंडन, एक है सरेंडर। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप बच्चे को सरेंडर, अगर आप पेरेंट्स हो नहीं संभाल पा रहे हो तो बच्चे को सरेंडर कर दो, उसको अबेंडन करने की ज़रूरत नहीं है। सरेंडर में क्या होगा, अबेंडन में क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। तो अबेंडन में क्या हो रहा है, डायरेक्टली कहीं पर भी ले जाके छोड़ दिया, कूड़े के ढेर में पड़ा है बच्चा या फिर कहीं पर पड़ा हुआ है, फिर उसको यहाँ पे कोई लोग देख रहा है, वो पुलिस स्टेशन तक लेकर जा रहे हैं, फिर पुलिस स्टेशन जांच पड़ताल करती जा रही है, तो वो तो यहाँ पर अबेंडन वाला केस हो गया। लेकिन और उस अबेंडन वाले केस में यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है ना, तो ये बेसिकली आपको क्रिमिनल केस देखने को मिलेगा, वो क्राइम भी है, ठीक है ना। और NCRB ने बहुत सारे केसेस दर्ज भी किए हैं इस अबेंडन वाले मुद्दे में। लेकिन जब आप सरेंडर करते हो बच्चे को, तब आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होगा।
तो सरेंडर में क्या होता है, सरेंडर में आपको चीज़ें सही से चलानी होंगी, यानी कि जब एक बच्चे को सरेंडर करने का मतलब है कि उसको आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पर लेकर जा रहे हो। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, बच्चों का ध्यान रख रही है, उस कमेटी को जस्टिस जुवेनाइल केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के तहत बनाया गया है। यानी एक ऐसा जे एक्ट जो कि बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर बनाया गया है, और इस एक्ट के अंदर ये वाली कमेटी बनाई गई है। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर में आप लोग जाकर सरेंडर करते हो बच्चे को, तो वहाँ पे बच्चे का ध्यान रखा जाएगा प्रॉपरली, बच्चा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब बच्चों को आप अबैंडन कर दोगे, कहीं पर भी ऐसे छोड़कर निकल जाओगे, तो वहाँ पर बच्चे की हालात जो है वो काफ़ी हद तक बुरे हो जाते हैं। तो अबैंडन वाले केस में आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो सकता है, लेकिन जब सरेंडर करोगे बच्चों को तो यहाँ पे कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा, ये यहाँ पर बोला गया। इसी वजह से राइटर ने मेंशन किया है कि आप सेफ सरेंडर को चूज़ करो अबैंडन की बजाय। अबैंडन मत करो, सरेंडर कर दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब अबैंडन वर्सेस सरेंडर, इन्होंने यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर थोड़ा सा जोर दिया। इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि देखो, पहला तो यहाँ पर राइटर के काफ़ी सारे क्वेश्चन है कि मान लो यहाँ पर बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी उसके माता पिता हैं, गार्जियन हैं, जब वो सही से अपने बच्चे को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं, तो उसको अबैंडन क्यों कर रहे हैं? ठीक है ना, अबैंडन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि करेंट टाइम पर इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं, बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि यहाँ पर अनफिट हैं, उनके कंडीशंस ऐसी हैं, वो बच्चे को नहीं पाल पा रहे, लेकिन वो अबैंडन कर दे रहे हैं। तो आप अबैंडन क्यों कर रहे हो? आप इधर देखो ना कि एडॉप्शन के लिए कितने सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, तो आपके बच्चे की केयर भी हो जाएगी। लेकिन जब अबैंडन कर दोगे तो वहाँ पे बच्चा किस हालात में है वो उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। स्पेशली यहाँ पर बोला गया कि जब आप देखोगे कि करेंट टाइम पर जो एडॉप्शन है, इस एडॉप्शन में भारत में एक दिक्कत नज़र आ रही है। दिक्कत क्या है कि बच्चे एडॉप्शन के लिए कम हैं और पेरेंट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। यानी कि पेरेंट्स एडॉप्ट तो करना चाहते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे एडॉप्शन के लिए बहुत कम मात्रा में अवेलेबल हैं। और इस कंडीशन के होते हुए दौरान पेरेंट्स अगर बच्चे को अबैंडन कर दे तो ये सिचुएशन ना बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक सिचुएशन है कि इधर यहाँ पर दूसरे पेरेंट्स बैठे हैं अडॉप्ट करने के लिए और इधर पेरेंट्स अपने बच्चे को अबैंडन कर दे रहा है। ठीक है ना, तो ये बोला गया है। इनफैक्ट यहाँ पर राइटर बोलते हैं कि आप लोग अगर सारा के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी पोर्टल पर जाओगे, इनकी वेबसाइट पर जाओगे, क्योंकि जब भी कभी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं ना तो आपको यहाँ से रजिस्टर करवाना होता है सारा से। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। यहाँ पे देखोगे तो बोला गया है कि बच्चे आज के टाइम पर बहुत कम अवेलेबल हैं, लेकिन पेरेंट्स बहुत सारे हैं। पता है 26-27 हज़ार पेरेंट्स बैठे हुए हैं बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन बच्चे 2-3 हज़ार अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। तो बच्चों की मात्रा बहुत कम है और पेरेंट्स जो अडॉप्ट करने वाले हैं वो वेटिंग में हैं, आज के टाइम पर वेट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो फिर राइटर ने इस चीज़ को मेंशन करते हुए बोला कि जो अबैंडन चाइल्ड होता है, यानी कि अबैंडन चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जहाँ पर आपने बच्चे को सुनसान एरिया में छोड़ दिया, बस ऐसे ही छोड़ दिया उसे। लेकिन सरेंडर का मतलब होता है जब बच्चे को यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यहाँ पर संभाल रही होगी, है ना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी देख रही होगी। तो अबैंडन करोगे तो क्रिमिनल एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है, लेकिन जब बच्चे को सरेंडर किया जाएगा तो वहाँ पर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं होता है। समझ में आई ये बात? अबैंडन जो होता है ये बच्चे की जान के लिए काफ़ी बड़ा खतरा होता है, लेकिन सरेंडर के अंदर बच्चे का पूरी तरह से केयर किया जाता है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू। जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो बच्चे की पूरी देखभाल करती है। ठीक है ना, ये बात बोली गई। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रही है। इस चीज़ को देखते हुए जो ये करेंट टाइम पर इतने सारे बच्चों को अबैंडन कर दिया जा रहा है, त्याग दिया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है अनवांटेड प्रेगनेंसी। बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी नज़र आ रही है, मतलब चाहते नहीं है कि बच्चा पैदा हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर वो अनवांटेड सी प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, या फिर यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ है इनका रिलेशनशिप टूट जाना, या फिर पेरेंट्स की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो काफ़ी डाउन होना, अच्छा नहीं कमा पा रहे हैं, बच्चे को नहीं पाल पा रहे हैं, या फिर दोनों ही पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट हो जाना कि ड्रग्स के एडिक्शन में है, अल्कोहल के एडिक्शन में है, वहाँ पे बच्चे की केयर नहीं कर पा रहे हैं, इसके चक्कर बच्चे को त्याग देते हैं। तो ये मेजर रीजंस हैं, ये रीजंस ऐसे देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से चाइल्ड अबैंडन इंडिया के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक बात हो गई। फिर उसके बाद में राइटर मेंशन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट वाले मुद्दे के बारे में। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है ना, इसके अंदर अनमैरिड वेमेन को भी कवर करने के लिए बोला है। ठीक है, कि मतलब कुछ अभी तक क्या है ना कि आपको पता होगा जो मैरिड वेमेन है वो अबॉर्शन करवा सकती हैं, है ना, मैरिड वेमेन अबॉर्शन करवा सकती हैं, और
मतलब मैं आपको थोड़ा बेसिक से समझाता हूँ, क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर करेंगे तो फिर सही से क्लियर नहीं होगा। जब हम लोग बात करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की, तो यहाँ पर 1971 में इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर आया गया था। और 1971 में पहली बार यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कदम उठाया गया कि अगर कोई मैरिड वेमेन है, कोई शादीशुदा महिला है, अगर उसको एबॉर्शन करवाना है, गर्भपात करवाना है, तो वो करवा पाएगी। 1971 से पहले इस प्रकार से हमारे पास में कोई भी प्रोविज़न नहीं हुआ करता था एबॉर्शन को लेकर, लेकिन 1971 में एबॉर्शन को लेकर एक हक दिया गया मैरिड वेमेन को, शादीशुदा महिलाओं को। इसमें दूसरा पॉइंट और ऐड कर दिया गया था उस समय पर, वो ये था कि जो भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर मैक्सिमम 20 वीक्स तक, यानी 20 सप्ताह की लिमिट दी गई है, 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकती हैं। यह 1971 में बोला गया था। लेकिन अभी क्या होता है कि पिछले साल 2021 में इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर एक अमेंडमेंट किया जाता है, एक संशोधन या फिर कुछ बदलाव आप कह सकते हो। इस बदलाव के अंदर क्या बोला गया कि भैया 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवाने के लिए मैरिड वेमेन तो हैं ही, मैरिड वेमेन तो 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकती हैं, उनके साथ साथ अनमैरिड वेमेन यानी अविवाहित महिलाएं भी यहाँ पर एबॉर्शन करवा सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस लिव इन वाले निकल कर आते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी जो केस निकल कर आया रिसेंट वाला, वहाँ पे 25 साल की एक महिला है जिनकी एबॉर्शन की स्टेज पर प्रेगनेंसी की स्टेज पर चल रही थी। हुआ क्या था, यहाँ पर वो महिला अनमैरिड है, अनमैरिड मतलब शादी नहीं हुई है। हुआ था क्या था, वो लिव इन में रह रही थी। अब उनका साथ में जो लड़का था, बेसिकली वो लास्ट वक्त पे छोड़ देता है, कहता है मैं शादी नहीं करूँगा। और यहाँ पर फिर वो महिला काफ़ी परेशान होती हैं, वो प्रेगनेंसी की स्टेज पर चल रही थी। अब वो चाहती थी कि एबॉर्शन हो जाए, लेकिन यहाँ पर एबॉर्शन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर आपने बोला तो कि साल 2021 में 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा सकती है मैरिड और अनमैरिड वेमेन, ठीक बात है। लेकिन वो जो महिला थी ना, उनका जो प्रेगनेंसी है वो बेसिकली 24 सप्ताह के आसपास चल रही थी, 24 वीक्स के आसपास चल रही थी। लेकिन आप कह सकते हो कि जो साल 2021 के अंदर एक्ट के अंदर चेंजेस करे गए थे, साल 2021 के अंदर जो संशोधन किया गया था, इसमें 20 सप्ताह की लिमिट दी गई थी मैरिड और अनमैरिड को। लेकिन इसमें एक कंडीशन और ऐड की गई थी कि मान लो कुछ ऐसी मैरिड महिलाएं हैं, यानी ऐसी शादीशुदा महिलाएं जो कि बहुत प्रॉब्लम से, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ वायलेंस फेस किया है, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ में किसी के साथ में रेप हुआ है, या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, वो विडो हो चुकी हैं, विधवा हो चुकी हैं, है ना, मेंटली इल हैं। तो इस प्रकार की वेमेन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था कि अगर यहाँ पर ये प्रेगनेंसी की स्टेज पर चल रही हैं तो इनको 4 सप्ताह एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो 20 से 24 सप्ताह के अंदर अंदर ये अबॉर्शन करवा पाएंगी। ये बात यहाँ पे बोला गया था। लेकिन इस पर्टिकुलर वाले कैटेगरी में अनमैरिड वेमेन को नहीं कवर किया गया था। अनमैरिड वेमेन केवल 20 सप्ताह तक एबॉर्शन करवा पाती। तो यहाँ पर बोला गया कि जो नया वाला केस निकल कर आया है ना, इसके अंदर एक ऐसी अनमैरिड महिला हैं जो कि 24 सप्ताह की प्रेगनेंसी के स्टेज पर हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर में ये जो 4 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है मैरिड महिला को, 20 सप्ताह के अलावा 4 सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है ना, इसमें अनमैरिड वेमेन को भी कवर करना चाहिए, अविवाहित महिला को भी कवर करना चाहिए। इससे यहाँ पर चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो पाएंगी, ठीक है ना। ये जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है वो यहाँ पर रुक पाएंगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिला है इस मुद्दे पर, वो भी काफ़ी हद तक अच्छा है, उस चीज़ को भी यहाँ पर राइटर सपोर्ट करते हैं। इससे अनवांटेड प्रेगनेंसीज रुकेंगी और जो ये चाइल्ड अबेंडनमेंट हो रहा है, यहाँ पे बच्चों को त्यागा जा रहा है, वो वाली सिचुएशन नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा बच्चे त्यागे जा रहे हैं वो बेसिकली कहीं ना कहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी से थ्रू ही यहाँ पर त्यागे जा रहे हैं। तो एट द लास्ट राइटर ने मेंशन किया, हमेशा फोकस करो और ध्यान रखना कि कभी भी बच्चे को आप अबेंडन ना करो, हमेशा बच्चे को सरेंडर करो अगर करना है, या फिर आप अनेबल हो बच्चे को आगे पालने के लिए तो, ठीक है ना। क्योंकि जब आप सरेंडर करोगे तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपके बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रखेगी और वो आगे अगर कोई पेरेंट्स होगा बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए तो वहाँ तक बच्चे को पहुँचाया जाएगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि आखिरकार क्या है पूरा का पूरा इशू, क्या है यहाँ पर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू। वाह, चलो उसके बाद आते हैं हम लोग अपने अगले एडिटोरियल की तरफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, वो मैंने आपको यहाँ पर लिख कर रखा है, इधर आपको ये वो एडिटोरियल देखने को मिलेगा। एक सेकेंड को अब समझते हैं। आपको मैंने जो मेंस आंसर राइटिंग दी है ना, मेंस का क्वेश्चन जो दिया है, उस मेंस के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हो इस वाले एडिटोरियल को अच्छे से सुनकर। हम लोग बात कर रहे हैं सुंदरबन की। तो सुंदरबन लो लाइंग
एरिया आपको देखने को मिलेगा, एक लो लाइंग आइलैंड देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैप देखो, देखो सुंदरबन का रीजन ये है। कुछ सुंदरबन का हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है और कुछ हिस्सा आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा का पूरा डेल्टा बना हुआ है। तो ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के जस्ट ऊपर आपको सुंदरबन वाला रीजन देखने को मिल जाता है। ना बोला ये जा रहा है कि सुंदरबन वाला रीजन आज के टाइम पर सफ़र बहुत ज़्यादा कर रहा है और इंडिया और बांग्लादेश दोनों यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन को शेयर करते हैं। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर कर इस वाले रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। देखो बोला जा रहा है जो सुंदरबन है ना, ये एरिया ऐसा है जो कि डायरेक्टली फिशरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर मछली पाली जाती है, मछली पकड़ी जाती है और इसी से लोगों की यहाँ पे जो लाइवलीहुड है, लोग कमा रहे हैं, उनकी जो जीवन है वो चल रहा है। पिछले कुछ डिकेड्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, पिछले 10 सालों के अंदर बात करें, जो यहाँ का मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं वहाँ पे जो आधे पानी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, आधे बाहर देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है सुंदरबंस के अंदर, वो भी लगातार कम हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो सुंदरबन वाला रीजन बुरी तरह से अफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो राइटर बोलते हैं कि भैया इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडिया और बांग्लादेश हैं, दोनों को साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, दोनों साथ में मिलकर आकर इस पर्टिकुलर एरिया को बचा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि इस सुंदरबंस का इम्पोर्टेंस है क्या। देखो सुंदरबंस के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और उसके बाद में ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। सुंदरबन बेसिकली एक नेचुरली एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वो बहुत सारे जानवर यहाँ पर रहते हैं, ब्रीडिंग करते हैं यहीं पर। यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से अपने सर के ऊपर छत बना रखी है। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ रहती हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज़, ऐसे जानवर जो कि थ्रेटेंड कैटेगरी में हैं, यानी कि ख़त्म होने के कगार पर हैं। जैसे एस्टुअरिन क्रोकोडाइल हो गया, वाटर मॉनिटर लेजर्ड हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गई, ऑलिव रिडेड टर्टल्स हो गए। ये ऐसे जानवर हैं जो कि यहाँ पर ख़त्म होने की कगार पर हैं, खतरे में हैं। ये जानवर भी इसी एरिया में रहते हैं। तो इस एरिया को अगर नुकसान होगा तो ये जानवर भी ख़त्म हो जाएंगे, प्रजातियाँ विलुप्त होने की कगार पर देखने को मिलेंगी। ये जो सुंदरबन वाला रीजन है 40% इंडिया में है और 60% आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग भी मिला हुआ था 1987 में। इंडिया के अंदर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट का टैग दिया और 1997 में बांग्लादेश के अंदर इसको ये टैग दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला सी लेवल राइज हो रहा है, यानी कि जो समुद्र का स्तर है, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पर स्थित है तो यहाँ पर समुद्र का स्तर लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो ये चीज़ें डूबती हुई नज़र आ रही हैं। और बे ऑफ बंगाल के अंदर आपको पता है बहुत सारे चक्रवात, बहुत सारे साइक्लोन्स हम लोग देखते हैं। उस साइक्लोन की वजह से भी जो फॉरेस्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये पूरी तरह से डैमेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में इस सुंदरबन वाले रीजन में आप देखोगे यहाँ पे जो पानी है ना, उसमें खारापन बहुत बढ़ चुका है, यानी जो नमक है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया। और इस सैलिनिटी की वजह से उस पूरे एरिया का जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो चुकी है। जानवर वहाँ पर रुक नहीं पा रहे हैं। इवन अब वो जानवर रुक नहीं पा रहे, वो मछलियाँ रुक नहीं पा रही हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान लोगों को हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोग यहाँ पर उस मछली को पकड़कर उसको बेचकर उससे यहाँ पर जो पैसा आ रहा है उससे अपनी लाइवलीहुड चला रहे थे। बट हुआ यहाँ पर ये कि जब मछलियाँ वहाँ पर रहेंगी नहीं, उनको अफेक्ट होगा बहुत बुरा, खारापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे यहाँ पे लोगों की जो इनकम है वो काफ़ी कम हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, इनकम कम हुई। कुछ तो साइक्लोन की वजह से इनकम कम हो गई, साइक्लोन की वजह से जो डैमेज हुआ, कुछ इनकम इसकी वजह से कम हो गई। और इससे यहाँ पर जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की चपेट में आ चुके हैं, गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं। रोज़ाना यहाँ पर $1 के आसपास यहाँ पर उनको पैसा मिल पा रहा है। तो ये सिचुएशन करेंट टाइम पर सुंदरबन की देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न एक और देखने को मिलेगा, वो है लैक ऑफ बायलैटरल कोलैबोरेशन, यानी कि इंडिया बांग्लादेश चाहे तो दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर 2016 में एक कदम उठाया भी था, जॉइंट वर्किंग ग्रुप कमेटी को बनाया था कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये कमेटी एक ही बार बैठी 2016 में, उसके बाद से यहाँ पर इसका कोई चर्चा हुई नहीं, तो कोई भी प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं। तो बार बार हम लोग बात करते हैं, इंडिया बांग्लादेश का कोलैबोरेशन इतना अच्छा रहा नहीं इस सुंदरबन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने में।
फिर एक और सबसे बड़ा खतरा देखने को मिलेगा, वो है वाइल्ड लाइफ को एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पर जब मैंग्रोव हैबिटेट ख़त्म होगा ना, तो इससे यहाँ पर आप देखोगे क्लाइमेट चेंज की वजह से पहली बात तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियाँ, इनफैक्ट यहाँ पर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर जो पहले से बहुत खतरे में हैं वो प्रजातियाँ ख़त्म हो रही हैं। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान है डायरेक्टली वाइल्ड लाइफ को, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, यहाँ से मछली पकड़ कर उनको बेचकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब होता यहाँ पर यह है कि इन महिलाओं को अपना कमर तक का जो पानी है ना, कमर तक का पानी में इनको रहना पड़ता है, वेस्ट तक जो पानी आ रहा है उनके, उस पानी के अंदर इनको 6-6 घंटे 7-7 घंटे वहाँ पे रहना पड़ता है, और पानी के अंदर खारापन बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया, और उसकी वजह से यहाँ पर इनके हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गया, मिस कैरेज हो गया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे महिलाएं फेस कर रही हैं। तो सुंदरबन के अंदर ये सारा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है, ये कह सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो इंडिया बांग्लादेश को आपस में कोलैबोरेट करना होगा। जो अभी जॉइंट वर्किंग कमेटी है ना, इसको भाई आप एक जॉइंट हाई पावर्ड बोर्ड में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि आप कमेटी के तौर पर बातचीत कर नहीं रहे हो, एक ही बार बैठे हो। एक हाई पावर्ड बोर्ड बना दो जो कि यहाँ पे हमेशा ध्यान रखेगा इस पर्टिकुलर सुंदरबन वाले रीजन का। साथ ही साथ में बोला गया कि इन दोनों ही कंट्रीज़ को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए इंटरनेशनल इनिशिएटिव से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ इस प्रकार से कदम उठाए गए हैं, जैसे अमेजन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेनेगल रिवर बेसिन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनसे सीखने के बाद में इंडिया बांग्लादेश को भी कुछ इस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बना देनी चाहिए जो कि सुंदरबन के डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दे। फिर उसके बाद में मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के बारे में बात की गई है कि भाई आपको अलग अलग तरीके से एंगेजमेंट करना होगा। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ टूरिज़्म, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारी मिनिस्ट्रीज़ को लेकर आना होगा। वो सब यहाँ पर अलग अलग तरीके से काम करेंगी, अलग अलग डेवलपमेंट करेंगी, तो हम लोग सुंदरबन को डेवलप कर पाएंगे। प्लस जो लोकल पीपल हैं उनकी भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो तो इनिशिएटिव चला रही है, उसके अलावा जो लोकल कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं उन्होंने भी काफ़ी सारे एक्शंस लिए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ाना होगा। लोकल गवर्नमेंट को यहाँ पे एक तरीके से रेकमेंड करना होगा। हमारी केंद्र सरकार क्या कर सकती है, हमारी केंद्र सरकार इन लोकल गवर्नमेंट को बोल सकती है, या फिर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ के लोगों को बोल सकती है कि आप ये वाले जो फसलें हैं वो उगा सकते हो, यानी कि आपके यहाँ पर पानी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा खारा है, तो उस नमकीन पानी में क्या क्या फसलें उगाई जा सकती हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लोगों को दी जा सकती है। तो लोकल लोगों को भी सपोर्ट प्रोवाइड करवा कर उस एरिया को डेवलप किया जा सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको सुंदरबन से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। अगला एडिटोरियल मैंने आपको 2 दिन पहले पढ़ाया था, याद होगा, थंबनेल भी लगाया था। 1 अक्टूबर को जो थंबनेल लगा हुआ है वो इसी पर्टिकुलर एडिटोरियल का लगा हुआ है। देखो, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की जब बात की जा रही है तो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन एक ऐसा पाइपलाइन है जो कि रशिया से जर्मनी में जाता है। रशिया इस पाइपलाइन के माध्यम से जो नेचुरल गैस है वो यूरोपियन यूनियन को बेचता है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ को बेचता है। लेकिन पिछले कुछ समय में इस पाइपलाइन के अंदर 4 लीक पाए गए हैं। उस लीक की वजह से जो मीथेन गैस है उस पाइप में से निकल रही है बाहर, तो इसको नाम दिया गया है नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो इस पाइपलाइन में लीक हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर गैस निकल रही है, मीथेन गैस निकल रही है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, और जैसी मीथेन टेम्परेचर में आती है, टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है, तो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। मीथेन गैस जैसे जैसे निकल रही है इससे टेम्परेचर बढ़ गया है, और बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो पानी है इस पर्टिकुलर एरिया में लगभग 1 किलोमीटर तक के एरिया में वो जो पानी है वो पूरी तरह से खौल रहा है, उबल रहा है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। ठीक है ना। अब इस पाइपलाइन के बारे में जान लो। तो ये जो पाइपलाइन है नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2 पाइपलाइन दिख रही होंगी। एक तो आपको ये गाड़ी कलर की लाइन दिख रही होगी जो कि एक सिंगल लाइन चल रही है, एक डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही होगी। तो ये जो सिंगल लाइन चल रही है यह है नॉर्थ स्ट्रीम 1, और जो डॉट डॉट वाली लाइन है यह है नॉर्थ स्ट्रीम 2। ये दोनों ही पाइपलाइन रशिया से कनेक्ट होती हैं जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी के बाद आपको पीछे की बाकी सारी यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, उनमें पाइपलाइन जाती है। रशिया से ये सारी कंट्रीज़ नेचुरल गैस को परचेज करती हैं, नेचुरल गैस को खरीदती हैं। इसी नेचुरल गैस की वजह से जर्मनी और बाकी सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में आप कह सकते हो चूल्हा जल रहा है, उनकी गैस जल रही है।
अब होता यह है कि ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। रशिया जर्मनी तक ये गैस पहुंचाता है, जर्मनी से आगे फर्दर पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर ये सारी गैस बट जाती हैं, आगे यहाँ पर भेजी जाती हैं। लेकिन हुआ क्या, यहीं पर बीच में इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर लीक हो गया है। 4 लीक पाए गए हैं, जिसकी वजह से ये जो गैस है वो निकलती हुई नज़र आ रही है। बोला जा रहा है कि ये जो लीक है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने किया है, क्योंकि अमेरिका ही इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में जो यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने स्टार्टिंग में यही बोल दिया था जब रशिया यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट में बोल दिया था कि अगर रशिया यूक्रेन को कब्जाएगा तो हम लोग इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। तो वही कंडीशन आज के टाइम पर नज़र आ रही है। अगर आप लोग देखोगे जो ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 वाली पाइपलाइन है, जो सिंगल ये आपको ग्रीन कलर की पाइपलाइन जाती हुई नज़र आ रही है, ये 2011 से काम कर रही है। और ये जो डॉट डॉट वाली पाइपलाइन आपको देखने को मिल रही है, इसको 2021 में अप्रूवल दिया गया था। और मैं आपको बता दूं 2021 में जो बाइडन की सरकार आ चुकी थी अमेरिका में, जो बाइडन ने ही इस वाली पाइपलाइन को अप्रूवल दिया था। जो बाइडन से पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पाइपलाइन को अप्रूव नहीं किया था, इस पाइपलाइन के ऊपर सैंक्शन भी लगा रखे थे। लेकिन जो बाइडन ने अप्रूवल दिया था उसके बाद में ये पाइपलाइन कनेक्ट हो पाया था जर्मनी से। तो इसी वजह से रिसेंट जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि हमने ही यहाँ पर ये पाइपलाइन कनेक्ट किया है, और अगर रशिया नहीं मानेगा तो इस पाइपलाइन को तोड़ देंगे। लेकिन अब जब यहाँ पर इस पाइपलाइन के अंदर ये लीक पाए गए हैं, तो इसकी वजह से रशिया ने डायरेक्टली अपनी तरफ से मेंशन भी किया है कि ये काम एक ही ने किया है, वो है अमेरिका। अमेरिका ने ही ये पाइपलाइन तोड़ी है। तो आने वाले टाइम पर इसकी वजह से और भी बहुत सारा बुरा सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको बताई नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन क्या है। उसके बाद में डैमेज क्या हुआ ये मैंने आपको बताया। देखो इस लीक की वजह से, क्योंकि इसमें से मीथेन निकल रही है, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो आसपास का ऑब्वियस ही बात है मैरीन एनवायरनमेंट होगा, यानी कि समुद्र के अंदर के बहुत सारी जो पानी के अंदर अलग अलग जानवर प्रेजेंट होंगे, वो सब यहाँ पर बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे होंगे डेफिनेटली, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया का पानी बहुत ज़्यादा खौल गया है। तो इनफैक्ट जानवरों के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान वगैरह देखने को मिल रहा होगा। तो मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, ये यहाँ पर बोला गया है। हालांकि लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि जो अमेरिका है, बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यूएसए ने ही यहाँ पर ये काम किया है। बाकी आगे की आने वाली बात है, आगे क्या मेंशन किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। तो नॉर्ड स्ट्रीम के बारे में ज़रूर से जान लेना। उसके बाद में आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है अंडरस्टैंडिंग दुर्गा पूजा इकोनॉमी। देखो दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुकी है और सभी लोगों को दुर्गा पूजा की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन बहुत धूमधाम से होता है। वैसे पूरे भारत में आप देखोगे, इनफैक्ट भारत से बाहर और भी बहुत सारे देशों के अंदर भी सेलिब्रेशन होता है। नेपाल के अंदर भी दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन होता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा आपको रोल देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी है ना, उस इकोनॉमी के अंदर, वहाँ की अर्थव्यवस्था के अंदर ये दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ये फेस्टिवल वेस्ट बंगाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम लोग कह सकते हैं। तो राइटर ने यहाँ पर यही मेंशन किया है कि सर देखो जो ये दुर्गा पूजा है ना, ये करेंट टाइम पर यूनेस्को के अंदर जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की, उसके अंदर इसको रखा गया है दुर्गा पूजा को। तो जो सेलिब्रेशन है कोलकाता के दुर्गा पूजा का, ये स्टार्ट हो चुका है और दुर्गा पूजा बहुत बड़ा एक फेस्टिवल, बहुत बड़ा त्यौहार की तरह सेलिब्रेट होता है वेस्ट बंगाल के अंदर, ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में राइटर मेंशन करते हैं कि देखो दुर्गा पूजा ये है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारे लोगों का जीने का अधिकार जीने का यहाँ पर आप कह सकते हो कि ज़रिया बनती है। लोग बहुत सारा शॉपिंग करते हैं, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा शॉपिंग की जाती है, खाने पीने की चीज़ें खरीदी जाती हैं, ट्रैवलिंग की जाती है। और यहाँ पे आप देखोगे इस प्रकार के फेस्टिवल दुनिया भर में बहुत सारी जगह पर होते हैं, लेकिन उनमें से दुर्गा पूजा बहुत प्रोमिनेंट है। इतना प्रोमिनेंट है कि दुर्गा पूजा का जो कंट्रीब्यूशन है ये आपको बंगाल की जीडीपी के अंदर देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल की जीडीपी में होता है। दुर्गा पूजा की जो इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है, लेकिन देखो बोला यह जा रहा है कि दिक्कत ये थी कि साल 2019 की लास्ट में कोरोना आ चुका था, जिसकी वजह से साल 2020 और साल 2021 ये दोनों ही साल बहुत बेकार रहे हैं। दुर्गा पूजा का सेलिब्रेशन इतना अच्छा हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है। लेकिन इस बार सारी चीज़ें सही हैं, तो साल 2022 के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की बार दुर्गा पूजा का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी के अंदर। अभी मैं आपको कुछ रेलिवेंट फैक्चुअल डेटा बताता हूँ जो कि आपको प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इस वाले आर्टिकल को वैसे आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 और 2 दोनों से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक्स नज़र आएंगे। बात क्या की जा रही है
देखो बात ये की जा रही है कि रिसेंटली, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पिछले साल दिसंबर की ही बात है, जो दुर्गा पूजा है ना कोलकाता के अंदर जो सेलिब्रेट की जाती है, इसको रिसेंटली यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट के अंदर लगाया गया था। इस लिस्ट के अंदर इसको रखा गया था। फिर उसके बाद में दुर्गा पूजा बेसिकली 5 दिन का ये पूरा फेस्टिवल होता है, जो कि नवरात्र के 5वीं रात से स्टार्ट होता है और दशमी तक चलता है, यानी दशहरा तक ये पूरा फेस्टिवल चलता है। इस समय पर आप देखोगे लोग जो है ना सब इकट्ठा होकर पूजा करते हैं माँ दुर्गा की। साथ ही साथ में माँ दुर्गा को यहाँ पर हम लोग एक तरीके से जानते हैं, एक तरीके से उनकी फेमिनिन एनर्जी की वजह से, जिसको हम लोग शक्ति के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में आप देखोगे ना तो एक बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल ये देखने को मिलता है हमारे देश में। और इस समय पर होता यह है कि जो क्ले होता है, जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उससे यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती हैं दुर्गा माँ की और पूजा की जाती है। पंडाल्स के अंदर में बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठा होकर पूजा करते हैं इस दुर्गा पूजा के अवसर पर। उसके बाद फोल्क म्यूज़िक, क्लिनरी क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं। डांस वगैरह आपको देखने को मिलेगा, गाना देखने को मिलेगा। जो आर्ट ट्रेडिशंस है वो सारे यहाँ पर आप कह सकते हो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा है। तो ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये जो फेस्टिवल है वैसे इंडिया के साथ साथ आप देखोगे और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में सेलिब्रेट होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। नाउ इस फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस क्या है? देखो बोला जाता है कि इस फेस्टिवल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल को लेकर। देखो साल 2021 को लेकर एक डेटा है, ब्रिटिश काउंसिल का एक डेटा आता है, ब्रिटिश काउंसिल इन इंडिया। इन्होंने यहाँ पर देखा कि दुर्गा पूजा की वजह से बहुत सारी इकोनॉमी जनरेट होती है। लगभग साल 2019 में, यानी साल 2019 में इस दुर्गा पूजा के फेस्टिवल की वजह से वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी है उसमें 2.58% का कंट्रीब्यूशन था। आप इमेजिन कर सकते हो कि वेस्ट बंगाल की जितनी भी इकोनॉमी है उसमें 2.58% का कंट्रीब्यूशन दुर्गा पूजा की वजह से यहाँ पर हुआ है। तो दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड जनरेट होता है, लोगों को अलग अलग काम मिल पाता है, ठीक है ना, लोग शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देख पाते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली ये डेटा है साल 2019 का। फिर उसके बाद में साल 2020 और साल 2021 ये दोनों ही साल बहुत बेकार निकले कोरोना की वजह से, कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं हो पाया। तो इस बार यानी कि साल 2022 के अंदर हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बहुत तगड़ी रिकवरी देखने को मिलने वाली है इस दुर्गा पूजा के अंदर। दुर्गा पूजा की वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। आई होप आपको यहाँ पर ये भी पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि आखिरकार इसमें क्या क्या मेंशन किया गया। और ये सारे के सारे एडिटोरियल्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स। फिर एक छोटा सा एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कोई भी डिटेलिंग की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर यूके की, यानी यूनाइटेड किंगडम की। यूके के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। देखो इसको डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ तो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता सकता हूँ। तो यहाँ पे बात की जा रही है यूके के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आपको पता होगा रिसेंटली यहाँ पे एक आवाज़ भी गुजरी थी यूके के अंदर, वो है कम बैक ऋषि सुनक। ऋषि सुनक जो कि यूके के प्रधानमंत्री पद के लिए खड़े थे, लेकिन यहाँ पे रिसेंटली लिज ट्रस जो है वो यहाँ पर नई प्रधानमंत्री बनती हैं यूके की। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ वो यूके के अंदर महंगाई को नहीं संभाल पाई। यूके के अंदर महंगाई आज के टाइम पर बहुत ही उच्च स्तर पर नजर आएगी, भारत से भी ज़्यादा महंगाई आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर 7% के आसपास महंगाई घूम रही है, तो यूके में 10% से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये हालात हो चुके हैं। लोगों ने यहाँ पर वापस से आवाज़ लगाई कि जो ऋषि सुनक है वो यहाँ पर नए प्रधानमंत्री होने चाहिए। लिज ट्रस से यहाँ पर इकोनॉमी संभल नहीं रही है, हालात काफ़ी ख़राब कर दिए गए हैं। क्योंकि हुआ क्या कि लिज ट्रस जब यहाँ पर प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ रही थी तो उस समय पर इन्होंने एक भाषण के अंदर चीज़ बोल दी थी। वो चीज़ ये थी, इन्होंने ये बोला कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो क्या करूंगी कि लोगों का जो लोन है ना वो बहुत सस्ता कर दूंगी, इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ेगा लोगों को। तो इससे यहाँ पर हुआ ये, इन्होंने काम जब प्रधानमंत्री बनी तो काम यही किया, इन्होंने लोन वगैरह बहुत सस्ता कर दिया, लोन बहुत सस्ता कर दिया, लोगों के पास में खूब भरपूर मात्रा में पैसा आया। और पैसा आया, डिमांड बढ़ी, लेकिन सप्लाई थी नहीं, ठीक है ना। डिमांड बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन वगैरह था नहीं, सप्लाई थी नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे दाम जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्योंकि डिमांड, सप्लाई है नहीं, डिमांड आप लगातार बढ़ रही है। लोगों के पास में पैसा है क्योंकि लोगों के पास में लोन सस्ता मिल रहा है, लोगों ने खूब पैसा लिया और डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन सप्लाई हो नहीं रही है। तो इसकी वजह से जो सामान है उसकी जो दाम है वो बढ़ने लगे और इन्फ्लेशन यहाँ पर एक उच्च चरम स्तर पर पहुँच चुका है, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस चीज़ की वजह से जो करेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं लिज ट्रस, उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा
रहा है क्योंकि उन्होंने जो एक कदम उठाया है ना, ये कदम बिल्कुल भी यहाँ पे आप कह सकते हो अप्रिशिएबल नहीं है। इनको सोच समझ के यहाँ पर थोड़ा कदम उठाना चाहिए था। इन्होंने यहाँ पर बिना थोड़ा सोचे समझे ये काम कर लिया है, जिसकी वजह से यूके के अंदर ये सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने आपको बताया इतनी बात दिमाग में आपको फिट कर लेनी है। फिर एक पर्टिकुलर एडिटोरियल ये देखने को मिलेगा, इसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है किसके बारे में, तो आपको पता होगा हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको बढ़ा दिया है। जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली उसको 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया गया, मतलब 0.5 से यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है, बोला ये जा रहा है कि देखो करंट टाइम पर इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने ये कदम उठाया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास जी का कहना यहाँ पर यह है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए। इन्होंने यहाँ पर पहला ये बात बोली है कि हमने देखा कोविड-19 एक बहुत बड़ा खतरा था दुनिया भर के लिए। दूसरा एक जो सबसे बड़ा खतरा देखने को मिला वो रशिया यूक्रेन का इशू। तीसरा जो सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है वो यह है कि दुनिया भर के अंदर जो रेपो रेट है वो बढ़ाया जा रहा है। भले यूके के अंदर सिचुएशन उल्टी रही, लेकिन दुनिया भर के अंदर आप देखोगे चाहे अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारत का सेंट्रल बैंक है ये, वैसे अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व है या अमेरिका का सेंट्रल बैंक कह सकते हो। तो अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने भी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब आप समझते हो क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब है कि लोन वगैरह बहुत महंगे हो जाएंगे, ईएमआई महंगी हो जाएगी, लोग लोन लेना बंद कर देंगे, लोगों के पास में पैसा नहीं रहेगा। इससे महंगाई को कंट्रोल की जा सकता है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको समझाता हूँ। देखो रेपो रेट एग्जैक्टली होता क्या है। रेपो रेट का मतलब होता है जब हमारी जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इधर आती है हमारी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के अंदर आपको एचडीएफसी और ये सारे बैंक, पंजाब नेशनल, ये सारे बैंक देखने को मिलते हैं। तो होता यहाँ पर यह है कि जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या करता है, हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक ने सपोज़ यहाँ पर पैसा उधार लिया, लोन लिया। अब सेंट्रल बैंक यहाँ पर लोन ले रहा है, सॉरी सेंट्रल बैंक बोल रहा हूँ, जो हमारा कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक जो है ना वो लोन ले रहा है किससे, आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और कमर्शियल बैंक ने जैसे यहाँ पर लोन लिया, ऑब्वियस ही बात है जब ये लोन चुकाएगा, आरबीआई को वापस देगा, तो इसके बदले में ब्याज देना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो इसी इंटरेस्ट रेट को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो मतलब कहने का यह है कि अब जो कमर्शियल बैंक है ये पैसा लेगा तो इसके बदले में जो ब्याज है वो और ज़्यादा 0.5% बढ़ा कर देगा, क्योंकि 50 बेसिस परसेंट से इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है। तो क्या अब ये कमर्शियल बैंक अपनी जेब से देगा? ऐसा नहीं है, ये आपसे वसूलेगा। अगर यहाँ पर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो ये आपसे भी ज़्यादा पैसा लेगा। और आप क्या करते हो, अगर लोन लेते हो, अगर आप लोन उठाओगे यहाँ से, तो कमर्शियल बैंक भी बोलेगा कि भैया हमारे पास भी जो ब्याज है वो अब बढ़ा दिया गया है, हम लोग ब्याज ज़्यादा लेंगे। अब जब ब्याज ज़्यादा लेंगे, यानी कि लोन आप लोगे, लोन के ऊपर आपको ब्याज ज़्यादा देना होगा पहले के कंपैरिजन में, तो आप लोन नहीं लोगे, कहोगे यार ब्याज ज़्यादा देने पड़ेगा, इससे अच्छा हम थोड़ा इकट्ठा करके काम कर लेंगे, अब लोन नहीं लेंगे हम लोग। तो इससे लोग यहाँ पर लोन नहीं लेंगे। जो ईएमआई वगैरह है, वो लोन तो महंगा हो ही जाएगा, ईएमआई वगैरह ही महंगी हो जाएगी, लोगों के पास में पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो डिमांड जो है वो अपने आप में थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, जिससे महंगाई हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। वो बात यहाँ पर रखी जा रही है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जो कि रेपो रेट के थ्रू किया जाता है। ये होता है रेपो रेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नाउ अगेन यहाँ पर भी कोई भारी चीज़ नहीं थी। अगर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर के बारे में जानना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप लोग प्लीज़ इस वाले एडिटोरियल को कहाँ से कवर करोगे, आपको वो काम करना है ज़रूर से। यूट्यूब पर आपको टाइप करना है रेपो रेट बाय दीपक, रेपो रेट बाय दीपक यादव डाल दोगे, आपको बिल्कुल ऊपर वो वीडियो मिलेगा। रेपो रेट क्या होता है, उसका असर क्या पड़ता है, वैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, लेकिन आप वहाँ से प्लीज़ कवर कर लेना। आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी भी जानने को मिलेगी। तो एक बार सर्च करके आप लोगों को वीडियो ज़रूर से देखना, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन। भाई साहब बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बोला था एक दो आर्टिकल छोटे छोटे और हैं, उनको भी कवर करेंगे। जैसे एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे बात की जा रही है तेलंगाना के बारे में। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है 2022 वाला, यानी कि गांव वाले एरिया के अंदर जो साफ़ सफाई है वो कहाँ पर है, इसको लेकर एक सर्वे हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर जो तेलंगाना है उसने कर दिया है टॉप। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। तेलंगाना यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं राज्यों की, तो राज्यों में यहाँ पर तेलंगाना, स्मॉलर स्टेट्स में तेलंगाना टॉप पर है। और फिर उसके बाद में अंडमान निकोबार आपको देखने को मिलेगा।
और फिर उसके बाद में दादर नागर हवेली देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में सिक्किम देखने को मिलेगा। वैसे तेलंगाना ने यहाँ पर टॉप किया है। तेलंगाना के अंदर जो गांव है वहाँ पर आपको ज़्यादा साफ़ सफाई देखने को मिलेगी, इसका मतलब एग्जैक्टली ये है। तो स्वच्छ भारत ग्रामीण का जो ये इंडेक्स है, ये सर्वेक्षण है, ये लॉन्च किया गया जिसमें तेलंगाना ने टॉप किया। इतनी बात यहाँ पर आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। देखो, स्वच्छ ग्रामीण सर्वेक्षण के अंदर में एक फोकस ये है कि हम लोग गांव के अंदर जो ओपन डेफिकेशन है उसको ख़त्म कर सकें, यानी जो खुले में शौच हो रहा है उसको ख़त्म कर सकें, यानी कि गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बना सकें। और ये काम यहाँ पर सबसे पहले बात यहाँ पे तेलंगाना के अंदर सबसे बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से तेलंगाना आज के टाइम पर टॉप पर नज़र आता है इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के अंदर में, ठीक है ना। तो ये बात ज़रूर से ध्यान रखनी है कि यहाँ पे तेलंगाना के अंदर ज़्यादा साफ़ सफाई आपको देखने को मिलेंगी। तो तेलंगाना के बाद में हरियाणा के बाद में तमिलनाडु, ये बेसिकली बड़े स्टेट वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। यानी अगर हम लोग बड़े स्टेट की कैटेगरी की बात करेंगे तो तेलंगाना टॉप पर है, तेलंगाना के बाद हरियाणा के बाद में यहाँ पर आपको तमिलनाडु भी देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। उसके बाद नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल आपको बराबर में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात की जा रही है, देखो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट अपनी एक नई पॉलिसी लेकर आया है इमिग्रेशन के ऊपर। और इस नई पॉलिसी से, इस नई नीति से फ़ायदा किसको होगा? इस नई नीति से फ़ायदा होगा एनआरआईज़ को, जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं, ठीक है ना। अब ये नॉन रेसिडेंट इंडियंस कौन होते हैं, आओ इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। आपके पॉलिटी का ये कॉन्सेप्ट है। नॉन रेसिडेंट इंडियन मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडिया से बाहर रह रहा हो लेकिन वो भारत का ही नागरिक है, ठीक है ना। अब देखो, इंडिया का जो सिटीज़न है वो अगर बाहर रह रहा है और लगभग आप कह सकते हो 183 दिन तक यानी 183 डेज तक अगर वो बाहर ही रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर वो एक एनआरआई की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, उसको एनआरआई की तरह देखा जाएगा। हालांकि एनआरआई को वोटिंग राइट्स वगैरह मिलते हैं, वो आकर वोट वगैरह दे सकते हैं, और साथ ही साथ में एनआरआई को अपनी जो इंडियन इनकम होती है उस पर टैक्स भी पे करना होता है, इनकम टैक्स वगैरह भी पे करना होता है, वो इनकम टैक्स रिटर्न को भी फाइल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एनआरआई की बात करें तो एनआरआई अगर बाहर रह रहा है 183 डेज से, और अगर वो चाहता है विदेश की सिटीजनशिप लेना, विदेश की नागरिकता लेना, तो वो ले सकता है, लेकिन उसको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। क्योंकि इंडिया को, आपको पता होगा, इंडिया के संविधान में मेंशन कर रखा है कि यहाँ पर हम लोग दो नागरिकता को कभी भी मतलब अवेलेबल नहीं करते हैं। यानी आपको अगर इंडिया की नागरिकता लेनी है तो आप इंडिया की ले सकते हो, इंडिया के अलावा आप दूसरे देश की नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डुअल सिटीजनशिप है ये नहीं चलेगी। इंडिया बेसिकली सिंगल सिटीजनशिप को यहाँ पर अलाउ करता है। तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं किया गया है। तो आप अगर विदेश की नागरिकता लेना चाहते हो क्योंकि आप लंबे समय से रह रहे हो, तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो ये बात हो जाती है एनआरआई की। तो ये जो एनआरआई है ना, इनको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है यूएई के इस नई वाली पॉलिसी से। जो नई नीति आई है ना यूएई के अंदर में, इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज से ये नई नीति इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ नए वीज़ा रूल्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि एनआरआई कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, तो वो अपने वीज़ा पे काफ़ी बार एंट्री एग्जिट कर सकता है। मल्टीपल एंट्रीज़ यहाँ पर मिल सकती हैं। अपने पेरेंट्स को लेकर लंबे समय तक रुक सकता है, फैमिली मेम्बर्स को लेकर लंबे समय तक यूएई में रुक सकता है, ये बताया गया। फिर जो वीज़ा है उसके बाद अलग अलग प्रकार के वीज़ा आपको देखने को मिलते हैं, है ना। जो ग्रीन वीज़ा है वो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, तो वो लोग भी यहाँ पर लंबे समय तक रुक सकते हैं। ये बात यहाँ पर रखी जा रही है। प्लस यहाँ पे कोई ग्रेजुएट है जिसने यहाँ पर किसी टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, तो उसको यहाँ पर एक तरीके से जॉब भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये सारे के सारे जो यूएई की नई पॉलिसी है ना, इसमें जो फ़ायदा है वो बेसिकली एनआरआईज़ को होने वाला है, ये यहाँ पर बोला गया। एक अच्छी सैलरीज़ पर यहाँ पर उनको रखा जा सकता है, ये बात इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर मेंशन की जाती है। बाकी आप देखोगे वर्ल्ड सेक्शन पर, तो वर्ल्ड सेक्शन पर कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, और मंडे में आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी का पेज, यानी बिजनेस सेक्शन नहीं आता है। तो ये हमारे ओवरऑल सारे के सारे एडिटोरियल्स हो गए, हमारे सारे के सारे छोटे आर्टिकल्स हो गए, वो सब हम लोगों ने यहाँ पर ओवरऑल कवरेज कर लिया है। साथ ही साथ में एक अलग सा एडिटोरियल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है सुंदरबन वाला, तो उसको भी पढ़ लेना, और वो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब वोकैब्स को डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला वोकैब है स्टैगर्ड। स्टैगर्ड मतलब शॉक्ड या फिर सरप्राइज्ड। दूसरा आता है रिवाइटलाइज्ड। रिवाइटलाइज्ड मतलब किसी चीज़ के अंदर जान फूंक देना या फिर एनर्जी होना किसी चीज़ के अंदर में। देन उसके बाद में अनवेवरिंग। अनवेवरिंग मतलब यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। देन उसके बाद में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। देन उसके बाद में आता है फेबल्ड। फेबल्ड मतलब फेमस या फिर वेल नोन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट वोकैब्स आप लोग डेली बेसिस पर यूज़ कर सकते हो। अब फटाफट हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रीलिम्स का क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या बोलता है। तो
साल 2012 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था कि आपको यहाँ पर 4 प्रोटेक्टेड एरियाज दिए गए हैं, बांदीपुर, भितरकनिका, मानस और सुंदरबन। इसमें से कौन सा एरिया टाइगर रिजर्व है? तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा बी 1, 3 एंड 4। बांदीपुर, मानस और सुंदरबन टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। भितरकनिका नेशनल पार्क है जहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ पाए जाते हैं, आपको याद आ रहा होगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।